सवाल यह है कि क्या जाकिर नायक को हिंदुस्तान लाया जा सकेगा, क्या उसकी हवालगी हो पाएगी, क्योंकि 1 जुलाई 2016 से वो फरार है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि तकरीबन 3 साल हो गए हैं, कब आखिर जाकिर नायक हिंदुस्तान आएगा और कब हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसके ऊपर तमाम चार्जेस जो हैं वो लगाए जाएंगे और उसको उसके हिसाब से सजा मिलेगी। ये सवाल लगातार सबके जहन में है और ये आज इसलिए फिर से उजागर हुआ है क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी रशिया में मौजूद हैं। वहां पत्रकारों ने जब सवाल पूछा विदेश मंत्रालय से तो उन्होंने ये बताया है कि इसको लेकर बातचीत हुई है और दोनों अफसर आपस में अब बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। केवल जी, अगर हम ये देखें कि जब ये सवाल पूछा गया जर्नलिस्ट की तरफ से जाकिर नायक को लेकर तो उन्होंने कहा कि दोनों अफसरों के बीच बातचीत हुई है और हमारे लिए ये मैटर इंपॉर्टेंट है। ये 2 लाइनें कही गई हैं। अब क्योंकि डॉक्टर गुलरेज बिटवीन द लाइन मुझसे पढ़ने के लिए बात करें, मैं तो नहीं पढ़ पाई, आप क्या समझ रहे हैं बिटवीन द लाइन्स? देखिए, पत्रकार जब होते हैं तो उनका काम है प्रश्न पूछना जी, और डिप्लोमेसी का काम है उत्तर छुपाना। जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाए, जब तक ये बात तय न हो जाए, डिप्लोमेट्स को नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलते हैं। और मैं विदेश सचिव के इस उत्तर को सिर्फ एक पासिंग कमेंट मानता हूं कि पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने बोला साहब मलेशिया से मिले हैं तो जाकिर नायक की बात हुई होगी, क्या बात हुई? तो उन्होंने बोला हाँ साहब हम लोग संपर्क में हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूं पर्सनली कि जाकिर नायक को लाने में अभी भारतीय गवर्नमेंट ही इस वक्त उतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी। और उसके मूल में मैं ये समझता हूं कि ऑलरेडी जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको एक झटका कश्मीर का मिला है, उसको जब तक वो सेटल नहीं हो जाता, जाकिर नायक को लाके दूसरा झंझट गवर्नमेंट क्रिएट अभी नहीं करना चाहेगी। ओके, आपको लगता है भी कश्मीर का मसला इतना बड़ा है कि पहले उसको सेटल कर लिया जाए, तमाम चीजें वहां पर बेहतर हो जाएं और उसके बाद फिर आगे की चीजों को देखा जाए। लेकिन ये भी इसमें जानना जरूरी है कि मुसलमानों को अगर ये समझा जाए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जाकिर नायक से कोई हमदर्दी है किसी भी तरह की, तो वो ऐसा बिल्कुल भी अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। क्योंकि जो इंसान दहशतगर्दी को प्रोपोगेट करे, लोगों के जहन में डाले, इन्फ्लुएंस करे, ऐसे किसी भी शख्स को हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर गुलरेज, मैं आपके पास आ रही हूं। डॉक्टर गुलरेज, लेकिन ये सवाल जरूर है कि एक ऐसा शख्स जो दहशतगर्दी को प्रोपोगेट कर रहा था, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहा था और लगातार उसका सिलसिला ये कई सालों से जारी था। ऐसे में लगातार हमने देखा कि वजीर आजम या तमाम लोग जब भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तब ये कहा जाता है कि दहशतगर्दी हमारा सबसे बड़ा फोकस होता है क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारा पड़ोसी है और हम लगातार इससे झेल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर जाकिर नायक को लाना और उसको कानून के हिसाब से सजा दिलवाना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा आगे अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, प्रीच करने की कोशिश करता है तो, और उसमें तेजी आनी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली सरकार इसीलिए संजीदा है और लाने का लिए पूरा प्रयासरत है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग संदेश जाए कि इस भारत भूमि पर आतंकवाद बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और एक बात देखिए कि इस आदमी ने नुकसान किया है। अभी हम पॉलिटिकल एंगल्स को और धार्मिक एंगल्स को बाहर निकाल के अगर यदि एक इंसान की तरह वो भारतवासी की तरह बात करें तो हमारा देश जो है एक सेक्युलर देश है। आप सेक्युलर देश में अपना धर्म का प्रोपोगेशन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म को क्या कम दिखाकर या नीचा दिखाकर आप करेंगे तो क्या ये हमारे सेक्युलर फैब्रिक को और जो हमारे मल्टी कल्चरल फैब्रिक को तोड़ने वाला काम नहीं है? बिल्कुल उन्होंने वही काम किया है जो आतंकवाद का काम प्रोत्साहित किया, वो तो है ही सही, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर इस आदमी ने जो नुकसान किया है तो भारत के सेक्युलर फैब्रिक का किया है, संविधान का किया है और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का किया है। ऐसा आदमी तो भारत में कभी पैदा होना ही नहीं चाहिए। चलिए, किसी की पैदाइश को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो जिस तरह से उन्होंने प्रीच किया और जिस तरह की बातें उन्होंने की उसको बहुत पहले रोक देना चाहिए था। और इस तरह की स्पीचेस जब 1 या 2 बार हुई उसको फौरन देखकर फौरन इन तमाम चीजों पर रोक लगनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। ये बात मैं अग्री करूंगी क्योंकि हम ये देखें कि जो मुंबई की खुसूसी अदालत है उसमें टेरर फंडिंग के केस में चार्जशीट दाखिल हुई। जाकिर नायक की अगर हम बात करें तो 193 करोड़ रुपए की इमलाक की उनकी पहचान हुई है, 50 करोड़ 46 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उनकी
अटैच हुई है और म्यूचुअल फंड्स हैं उनके, ये तमाम चीजें हैं। मेरा सवाल ये है, मैं आपके पास आ रही हूँ। उसने तो जो जूनियर आईपीएस अधिकारी थे उनको संबोधित करने के लिए जाकिर नायक को भेजा था। चलिए ठीक है, मैं आपके पास संजय चड्ढा जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सिर्फ एक इस्लामिक प्रीचर के पास इतना पैसा, इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई? ऐसा आप क्या कर रहे थे? ऐसी कौन सी आपकी कमाई हो रही थी कि आपके पास इतना पैसा आया? क्योंकि ये सवाल तमाम बाबाओं से भी पूछा जाता है जिनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हो, ये सब निकल कर आती है, और यही सवाल यहां पर भी पूछा जाना बहुत वाजिब है। मैं आ रही हूं आपके पास केवल साहब। सर जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और यही कारण है कि ईडी का केस किया गया है। ईडी एक फाइनेंशियल पूरा वो है, जैसे कहना चाहिए क्राइम, तो उसकी वजह से ईडी ये जो उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस किया है। करोड़ों रुपए का घपला है वहां पे। और मुझे केबल जी बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि जब आप उस बॉम्बे के उस रास्ते से जाते थे तो मीलों लंबा वो टेंट लगता था, चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें होती थी। अगर उसी खर्चे को हम जोड़ ले तो 100 करोड़ से ज्यादा तो वही खर्च होता था वहां पे। तो कहने का मतलब ये है, ये एक बड़ी दुखद बात है कि आज भी, आज के पढ़े लिखे उसमें भी लोग जो हैं इन तरह के जो नकली और गलत बयानी करने वाले बाबा, या यूं कहिए कि ये ऐसे प्रीचर्स हैं, इनके बहकावे में आ जाते हैं। और फिर न केवल बहकावे में आते हैं, इनके उसमें दान दक्षिणा देते हैं, पैसे देते हैं, जिसका कि ये मिसयूज होता। देखिए 193 करोड़ रुपए का तो चार्ज लगा है, 50 करोड़ रुपए की तो फंड्स उसके जब्त किए गए, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, और करोड़ों रुपए की जो है बिल्डिंग और वो है उनकी। तो ये बहुत ही एक दुखद बात है। लेकिन बड़ा जैसा आपने राइटली फरमाया कि इस तरीके के बाबा आप चले जाइए, दिल्ली में ही आपको हजारों मिल जाएंगे, हजारों कह रहा हूं मैं। तो ये जाहिर सी बात है, लेकिन इनके साथ एक ही एडवांटेज हम ये कह सकते था कि ये पढ़े लिखे बाबा थे। केवल जी नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो मुल्क है वो सूफियों का, जी बिल्कुल, पीरों का, मुसलमानों में हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन उनको मानने वाला है। हमारे यहाँ वहाबिज्म कभी था नहीं जी, इसीलिए हमारा मुस्लिम बहुत टॉलरेंट था, बहुत सहज था दूसरे लोगों के साथ रहने में। वहाबिज्म आया। अब मसला ये है कि कुरान अपने आप में कितना भी पूजनीय हो, उसका तजुर्मा करने वाले तो कुछ भी करते रहते हैं जी। जाकिर नायक भी उसी बहुत से लोगों का एक हिस्सा है कि इनका तजुर्मा दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब वो उसमें कुछ उनको फॉलो करने लगते हैं, कुछ बातें लॉजिकल होती हैं तो बहुत भली लगती हैं। लेकिन केवल साहब, मैं ये देखूं, आपने भी शायद सुना होगा जाकिर नायक को, हम में से शायद कुछ लोगों ने सुना हो। इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड इट वॉज नॉट ऑल दैट बैड। उसमें लगा कि लोग इन्फ्लुएंस होते थे और दूसरे मजहब के लोग भी जाया करते थे सुनने के लिए। धीरे धीरे जिस तरह से चीजें खराब होती गई, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वहाबिज्म को प्रोपेगेट करने के लिए, उसकी जड़ें हिंदुस्तान में फैलाने के लिए सऊदी से, दूसरे ममालिक से जो फंडिंग हुई, उसने पूरा खेल बिगाड़ा? मैं यहाँ पे थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये बात प्रोपोगेट होनी चालू हुई कि सिवाय मक्का मदीना की तरफ मुंह किए और कहीं भी किसी किस्म का सिर नहीं झुकना चाहिए, ये बात हमारे ट्रेडिशन में नहीं थी। हमारे यहाँ चरारे शरीफ था जिसको जला दिया गया। हमारे यहाँ बहुत टॉलरेंस थी हमारे मुस्लिम भाइयों में। और ये फंडिंग कहाँ से आती है वो सबको पता है। ये आज एक प्रोफाइल जाकिर नायक की सोशल है, रिलीजियस है, वो इतना बड़ा हो गया, और एक दूसरी प्रोफाइल है उनकी आर्थिक, उनकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो कहां से बिल्ड हुई? वो सुनने वालों से नहीं हुई होगी, वो कहीं और से बंडल बांध के आते हैं, वही बंडल पत्थर चला रहे हैं, वही बंडल रेडिकल लोगों को बना रहे हैं, वही बंडल ढाका में प्ले कर जाते हैं, और वही जो बंडल है वो श्रीलंका में इस तरह के ब्लास्ट कराते हैं। आपको ये ऐसे लोगों को पहचान के, उनको अलग थलग करके उनको सही करना पड़ेगा। हर सोसाइटी में, हर धर्म में इस तरह के लोग होते हैं, उनकी पहचान करके उनके कान मीटने पड़ेंगे जी। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जाकिर नायक जो है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, वो मलेशिया का बाशिंदा नहीं है, उसको यहाँ आना ही पड़ेगा। खाली जैसे पॉलिटिकल विल की बात चलती है, तो पॉलिटिकल विल या मोर देन दैट पॉलिटिकल टाइमिंग, वो जब घटित होगी
तो ये हर हाल में यहाँ होगा और इसको इसके किए की सजा मिलने का प्रोसेस भी चालू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, क्योंकि रॉबिन जी हमें देखें कि इससे पहले की जो हुकूमतें रहीं, हमने देखा कि फल फूल तो वो तब रहा था, लेकिन किस आंखें मूंद कर सब पड़े थे, किसी ने इस तरफ देखा ही नहीं, किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं था। अब जबकि इस हुकूमत के आने के बाद एटलीस्ट ये उजागर हुआ, ये सामने आया और तमाम चीजें बिल्कुल अब सरफेस पर हैं। लोग किसी भी तरह से कोई बात कह सकते हैं, इनके जो चाहने वाले होंगे, फैन फॉलोअर्स होंगे, वो ये कह सकते हैं कि भाई जो आज की हुकूमत है वो किस तरह से मुसलमानों को लेकर कहती है। इस तरह के तमाम सवाल उठाए जाते हैं, उठाए जाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक इंसान जो दहशतगर्दी को प्रोपोगेट कर रहा था, जो गलत तरीके से मजहब को बयान कर रहा था, खुद इस्लाम को की एक गलत पिक्चर जो है लोगों के सामने पोर्ट्रे कर रहा था, उसको लेकर तो बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और अभी भी 3 साल का जो इंतजार है वो भी बहुत लंबा है और ना जाने अब कितना और इंतजार अभी करना पड़े, कुछ पता नहीं अभी। बिल्कुल, मैं 2 या 3 चीजें कहूंगा। एक, देखिए, इररिस्पेक्टिव सरकार आज बीजेपी की है, पहले कांग्रेस की थी, जो भी है, राइट, हमारा देश ना बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, अवेयरनेस बदल रही है, राइट। तो आज की तारीख में अगर कांग्रेस की भी सरकार होती ना, वो शायद स्टेप्स और ले रही होती। हो सकता है मोदी सरकार ज्यादा एग्रेसिव जा रही है, कोई भी, क्योंकि यू नो एज अ नेशन वी आर लर्निंग एंड वी आर ग्रोइंग और हमारे सिस्टम्स बेहतर बनते जा रहे हैं, राइट। तो सो दैट्स वन। सेकेंडली, इस पे डेफिनेटली ये अभी जैसे आप देखिए कल ये जो यूएपीए बिल वगैरह पास वगैरह हुए हैं, अमित शाह ने कह रहे हैं कि इंटरपोल हमारे रिक्वेस्ट पे जल्दी एक्ट नहीं करता, इट शुड एक्ट फास्टर। तो एक मैं पैटर्न देख रहा हूँ रिसेंटली दैट इंडिया इज गोइंग मोर एंड मोर एग्रेसिव। और आई थिंक ये विजय माल्या केस और नीरव चौकसी केस वगैरह की इतनी कवरेज हुई, इतनी डिस्कशंस हुई, इतना क्रिटिसिज्म भी हुआ कि सरकार कुछ नहीं कर रही। आई थिंक सरकारें सीखती भी हैं, पब्लिक प्रेशर भी आता है, सीखती भी है, एडजस्ट भी करती है। तो एक ये उसका सम टोटल आउटकम निकल रहा है। लेकिन सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है, मैं आप जवाब रखिए कि इज इट ऑन गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी टू ब्रिंग बैक हिम? I would definitely think so, but I'll also bow to what Kevalji is saying, that when he says ki political timing is also a question. I'm not getting into it, could be, I don't know. But let me complete one last point. तो ये सारा रहा. But regarding जो आज की जो statement आई है, आई एम नॉट श्योर, एंड आपको पता होगा शायद, आई वांट टू नो, ये जो बात करी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने, ये ब्रीफिंग थी, उसमें इन्होंने अपनी तरफ से मेंशन किया कि देयर वाज अ क्वेश्चन, सवाल के जवाब में देयर इज अ डिफरेंट मैटर। सी, अगर ब्रीफिंग होती और खुद कहते देन तो यू वुड बी श्योर कि बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। बट अगर Q&A के जवाब में आया तो देन इट्स लाइक ओके, रूटीन, एंड दे आर सेइंग व्हाटएवर दे आर ट्राइंग। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन या पॉलिटिकल टाइमिंग वगैरह का इतना बड़ा महत्व नहीं होता है। इस तर्ज के, अगर ये देखिए, ये तो एक अचीवमेंट होगा, आई थिंक इट विल बी ए फेदर इन द कैप फॉर द गवर्नमेंट। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है, कोशिशें तरतीब तरीके से मुकम्मल तौर पे जारी हैं इनको लाने की। और ये नहीं हो सकता कि अभी रुक जाइए, 15 दिन के बाद करेंगे, अभी ये सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना एनालिसिस नहीं होगा, इतना थिन एनालिसिस नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये, जैसे कि वो जो बहुत अहम बात है, वो वहां पे अगर लोकल केसेस वाली बात है, पहले उनका निपटारा होगा, तभी आएंगे, चाहे हम जितना मर्जी जोर लगा ले। वो एक रूल ऑफ लॉ है, लॉ को आप तो बदल नहीं सकते। लॉ ये कहता है कि पहले यहाँ के केसेस, अगर उसको एक्सट्राइट करके यहाँ भेजना है तो। बिल्कुल। डॉक्टर गुलरेज, अगर हम ये देखें, मलेशिया की बात करते हैं तो वहां पर अभी तो सॉरी कह दिया है जाकिर नायक ने, और सॉरी कह के शायद थोड़ी बात जो है वो उन्होंने संभाल ली है। लेकिन अगर एक इंसान की फितरत ही है तो वो आगे भी इस तरह की बातें कहेगा। क्या आप ये तो इंतजार नहीं कर रहे कि खुद मलेशिया उठा के फेंक दे जाकिर नायक को और वो ऐसे हिंदुस्तान आ जाए? नहीं, वैसा तो नहीं है। हाँ, डिपोर्टेशन भी हो सकती है। यस, नॉट एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्ट कर दे वो। यस, नहीं, सरकार तो ये चाहेगी ना कि वो एक्स्ट्राडिट करे या डिपोर्ट करे, वो जो भी नाम दे दें उसको, हमको नाम से फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोसेस अलग होगा साहब, दोनों का प्रोसेस। डिपोर्टेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस देन एक्स्ट्राडिशन। देखिए, पॉलिटिक्स में 2 चीजें होती हैं। केस नहीं है वहां पर, उन्होंने माफी मांग ली है और केस जो है रफा दफा हो गया। बैन किया गया है, उनको बैन किया गया है पब्लिक डोमेन में बोलने के लिए। इसके अलावा उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 2 चीजें होती हैं, हमको बंदा चाहिए, अब उनको क्या चीज
इजी पड़ती है मलेशियन गवर्नमेंट को डिपोर्ट करना कि एक्स्ट्राडिट करना, वो उस विषय पे सरकार गवर्नमेंट बात हो सकती है और हो भी रही होगी बहुत सारे विषयों को लेकर। लेकिन मुझको अपेक्षा है कि महातिर मोहम्मद के होने के बाद अब इस आदमी के लिए ऐसी फर्टाइल भूमि नहीं है बल्कि हॉस्टाइल भूमि मिलेगी मलेशिया में, और ये महातिर मोहम्मद ही रहे हैं जिसने वहां का इतने लंबे समय तक, इतने लंबे कालखंड तक जो एक मिली जुली तहजीब चलने दी और पीसफुल रखा उस कंट्री को। जबकि जब ये दुनिया भर में आतंकवाद पनप रहा था तब भी मलेशिया में नहीं पनप दिया उन्होंने। कंपैरेटिवली इंडोनेशिया में ज्यादा कट्टरवाद चला, लेकिन महातिर मोहम्मद की प्रेजेंस से ये तो लाभ हुआ उस कंट्री को कि कट्टरवाद नहीं आने दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन रह पाएंगे। खुद महातिर मोहम्मद चाहेंगे कि ऐसे एलिमेंट को उनके देश से बाहर करें, वो कहां भेजेंगे, करेंगे तो जहां का वो नागरिक है। बिल्कुल, केवल ये बात तो ठीक है, क्योंकि हम ये देखें कि उन्हें ये पता है कि हिंदुस्तान से क्यों वो फरार है, ये पता है किस तरह से, चाहे ढाका की बात करें, श्रीलंका की बात करें, साफ तौर पर पता है कि किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए थे वहां जिन्होंने हमला किया था। हालांकि इसमें जांच में कुछ सामने निकल कर आए तो वो बात भी एक तरह से दूसरी अलग है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जो बेहद प्रोग्रेसिव है, एक इस्लामिक कंट्री है जहां पर हमने देखा कि वो वहां का यूथ कभी भी रेडिकलाइज नहीं हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक वहां पर नहीं हुए, और वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में एक पीसफुल कंट्री के तौर पर वो जाना जाता है। वहां पर इस तरह का अगर जाकिर नायक जैसे लोग वहां पर हैं और उसको पीआर अगर वहां पर मिला हुआ है तो सवाल ये उठता है आखिर क्यों? मेरा ये कहना है कि ये हम एक पासिंग, एक ब्लैंकेट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। मलेशिया में भी कुछ उसके तरह के सोचने वाले लोग होंगे ही, उनका परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, वो 1% है कि 5% है। अगर नहीं होते तो परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती। वो फेल कर गए और एक नया प्रोग्रेसिव लीडर रिटायर होने के बाद 94 साल की उम्र में वापस आता है, तो आप सिर्फ इतना भर कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स जो नॉन रेडिकल हैं, जो सॉफ्ट लोग हैं, वो ज्यादा हैं। दूसरे लोग हैं ही नहीं, उनके सिंपैथाइजर हैं ही नहीं, जाकिर नायक के ऐसा बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि उनके फॉलोअर होंगे वहां। ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है कि वो मेरा अपराधी है, मेरा पासपोर्ट होल्डर है, उसे मुझे दे दीजिए, और उसके लिए जो आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो आपकी एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है, जो वजन मोदी जी का क्रिएट हुआ है इंटरनेशनल एरिना पे, वही काम करेगा। आज मलेशिया जो है वो रशिया के पास माना जाता है। रशिया से हमारी इस किस्म की दोस्ती जो आज पिछले 2 दिनों में हमको दिखी, तो यही प्ले करेगा। हमारा जो वजन है इंटरनेशनल एरिना में वो प्ले करेगा, और वही प्ले करके ही वो यहाँ आएगा जी। उसी रिस्पेक्ट में मलेशिया आपको हैंडओवर करेगा। लेकिन उसकी जो तरद्दद है, उसकी जो मेहनत है, उसकी जो टाइमिंग है, उसकी डिस्कशन हम स्टूडियोज में बैठ के नहीं कर सकते। आपको पता है डिप्लोमेसी जब तक कोई चीज घटित नहीं हो जाए अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगी, और वो कब कैसे क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी हमको कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि रॉबिन जी इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता है कि अभी जो है वो इनके फॉलोअर्स बिल्कुल ही अब हिंदुस्तान में मौजूद ही नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूट चल ही रहे हैं। जो इन्होंने इतने साल यहाँ पर फसल बोई है उसको हम ये कहते हैं कि बिल्कुल उसको जमीन से बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ये भी गलत है। तो मेरा तो टोटली गलत है। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, पीस टीवी जो जाकिर नायक का माउथपीस है जी, वो यहाँ बैन था, उसकी डाउन लिंकिंग आप टेलीविजन से हैं अलाउड नहीं थी, तो भी तमाम केबल चैनल वाले पीस टीवी को डाउनलोड लिंक करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बहुत सालों तक, जब तक कि गवर्नमेंट का डंडा नहीं चला, जब तक सख्ती नहीं हुई। तो ये आप समझ लीजिए कि हर तरह के लोगों के कम या ज्यादा फॉलोअर होते हैं, तो ही वो जाकिर नायक का नाम यहाँ है। उसके अच्छे और बुरे हर चीज को साथ देने वाले कम से कम या ज्यादा से ज्यादा लोग इस दुनिया में हैं जी। अब आपको ये समझना है तभी स्टिल एग्जिस्ट। सवाल यह है कि तभी वही स्टिल एग्जिस्ट, और उसे लगता है कि किसी और मुल्क में जाकर भी उसको कहीं ना कहीं से पनाह मिल जाएगी। उसको ये लगता है कि उसने अपने इतने फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए हैं। और आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मुझे जो लगता है जाकिर नायक की ज्यादा कोशिश ये होगी कि इस तमाम गड़बड़ के बाद वो किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले ले और नए सिरे से अपनी दुकान चलाए। और इस चीज का सबसे ज्यादा
खतरा या उम्मीद आप आज की डेट में समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि इन केसेस में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको एक प्रोसेस अडॉप्ट करना होता है। उस प्रोसेस के तहत एक डोजियर तैयार होता है। उस डोजियर में तमाम प्रूफ रखे जाते हैं। उन प्रूफ्स को दूसरी गवर्नमेंट को, यहाँ पे मलेशिया को दिया गया है, और अब वो उसका अवलोकन, उसका एनालिसिस करने के बाद आपको वो फीडबैक आती है। एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, और उस प्रोसेस के तहत मुझे नहीं लगता, और वहां पे भी उसके बाद वहां की जो कोर्ट है ऑफ लॉ है, डोमेस्टिक लॉ का वहां का देखा जाना बहुत जरूरी है। उस कोर्ट ऑफ लॉ, डोमेस्टिक लॉ को, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को, इन तमाम चीजों को एनालिसिस करने के बाद जजमेंट देती है, और उसके बाद ही रिपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उनको भारत में भेजा जाएगा। तो वो उसका एक अपना पर्टिकुलर टाइमिंग है, पर्टिकुलर उसके डॉक्यूमेंटेशन है, वो तमाम तो होगी, वो प्रोसेस तो फॉलो किया ही जाएगा। इसमें ये बात जरूरी है कि उस पर एक्सपेडाइट कर दिया जाएगा। अगर हमको हमारी देश जो है उसमें मुतमईन तौर पे प्रेशर डालेगा तो वो तेजी से उसको भेजने का पूरा प्रयास होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन रॉबिंदर जी, हम ये देखें कि हर तरीके की का जो रेडिकलाइजेशन है उसको खत्म करने की जरूरत है, और ये एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। जाकिर नायक एक एग्जाम्पल हो सकता है अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो, और शायद आगे जो लोग इस तरह का कुछ सोच रहे हैं या पनप रहे हैं या अंदर खाने हैं, उन सबको एक कड़ा मैसेज जरूर होगा, क्योंकि ये मुल्क जो है वो हमारा वो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। यहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं, फलते फूलते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो एक खास मजहब, चाहे वो इस्लाम की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, हम चाहे किसी और मजहब की बात करें। अगर एक खास तरीके का प्रोपेगेंडा इस तरह से फैलाया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि तुम्हारा मजहब मेरे से अच्छा है, या माय रिलीजन इज द बेस्ट रिलीजन, और दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, इस तरह की सोच को खत्म करने की सबसे पहले जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, टोटली। हम सबको एक कदम आगे बोलिएगा। लेट मी जस्ट से वन थिंग, हमारे को सबको आई थिंक कोर मैसेज ये होना चाहिए, लिव एंड लेट लिव। हमें लिव एंड लेट लिव, हर मजहब को, हर इंसान को इस देश में एक साथ रहना है। जो और लिव एंड लेट लिव, बाय द वे, ये बात नहीं कि सॉफ्ट है कि मुझे जीने तो आपको नहीं, अगर तुमने कुछ करा तो आई विल देन नॉट लेट यू लिव। सो लिव एंड लेट लिव का जो कॉन्सेप्ट है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दिस हैज टू बी रिमाइंडेड। सारे मजहबों में, हमारे देश में, हर इंडिविजुअल में ये क्लियर, और हमारा रूल ऑफ लॉ इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए कि कोई भी, डजंट मैटर, जो भी कोई एक वायरस फैला रहा है, पॉइजन फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो कि इस फिलॉसफी, इसको काउंटर करता है, उसको इमीडिएटली, रूल ऑफ लॉ का अदरवाइज फायदा क्या? देश क्या, हम सब मिलके देश क्यों बनाते हैं, हम सरकारें क्यों बनाते हैं, हमारी होम मिनिस्ट्री क्यों, इंटेलिजेंस क्यों है? वो इसीलिए तो है कि हम सारे सिटीजन्स, वी कैन ऑल लिव टुगेदर पीसफुली, एब्सोल्युटली, बिना किसी दिक्कत के, और जिसकी वजह से इस तरह के जो जिन पे आतंकवाद के, ईडी के और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस, देखिए डिफरेंस ओपिनियंस होंगे, फेयर इनफ होंगे, आप मेरे से एग्री नहीं करेंगे, आप गलत कर रहे हो, मैं कहूंगा आप गलत कर रहे हो, वो सारा रहेगा। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर द वे दे आर। दैट इज द थंब रूल। बिल्कुल। केवल जी, लास्ट कमेंट। नहीं, बिल्कुल ठीक है, और मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये बोलने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। दिक्कत वहां है कि तुम्हारा धर्म जो है और तुम दूसरे धर्मावलंबी हैं उनको खत्म कर दो। अगर मैं अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानूंगा तो फिर मैं धार्मिक हो नहीं पाऊंगा। तो ये बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं कि चलो इस्लाम सबसे महान धर्म है। समस्या ये आती है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसको खत्म कर दिया जाए, तब समस्या आती है। या फिर कहा जाए दूसरा रिलीजन मेरे रिलीजन से तुच्छ है, नीचा, दूसरे रिलीजन का। तो यहाँ पर ये जो पूरा झंझट है, जो पूरी दिक्कत है, जो पूरा इंटरनेशनल माहौल खराब हुआ है, वो ये बोलने से हुआ है। यहां तक चलेगा कि इस्लाम महान है, ये बोलना गलत हो जाएगा कि जो इस्लामी नहीं है उसको इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, उसको खत्म कर देना चाहिए। और जो लोग ये बोल रहे हैं उनको हर हाल में मिनिमाइज करना पड़ेगा, और उस मिनिमाइज करने के लिए जो कुछ भी सरकारों को करना पड़े वो करना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये भी समझने की जरूरत है कि इस्लाम का लिटरल मीनिंग है पीस। नहीं बुशरा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस पर। जी रखिए अपनी बात। देखिए, इस पर दो विषय है। तो यदि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो लकुम दीनकुम वली यदीन, यह तो उसके भी विरुद्ध जा रहे थे कि आपको आपका रिलीजन मुबारक, हमको हमारा रिलीजन मुबारक, हमको आपकी बुराई करने का अधिकार नहीं, आपको हमारी करने का अधिकार नहीं, ये तो कुरान कहता है। देखिए ये भाई कुरान का तजुर्बा जो है ना, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे ब्रेक में कि कुरान तो है,
कुरान का जो टीका करने वाले लोग हैं उनको कहाँ ले जाएंगे? लेकिन कोई कुछ भी टीका कर रहा करते है। हैं अपने हिसाब से, ये बात और जो जाहिर सी बात है हम कि डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए और एतबार रखना चाहिए इस बात पर कि किसी भी रिलीजियस पुस्तक से बड़ी हमारा संविधान है, और जो संविधान के विरुद्ध है, चाहे फिर वो रिलीजन में हो, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हम उम्मीद ये करेंगे कि जल्द से जल्द जाकिर नाइक की हवालगी हो, हिंदुस्तान उसे लाया जाए और यहां लाकर उसे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से सजा मिले, ताकि एक कड़ा मैसेज जरूर जाए। इसी के साथ आज की डिबेट में बस इतना ही।